हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नाबार्ड का सिलेबस और हमने अब तक पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया तक कवर किया है। अब हम एग्रीकल्चर का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप जैसे कि जानते हो कि ये टॉपिक नाबार्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टेटस। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स आपको पता ही रहेगा बिकॉज ये जनरल पॉइंट्स है। लेकिन इस वीडियो में आपको एग्जाम के लिए पॉइंट्स कैसे डिस्क्राइब करने हैं वो समझेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर से। यह सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर पे इंडिया की 60% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है और ये जीडीपी का 18% कंट्रीब्यूट करता है। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर इज अ मेन ऑक्यूपेशन। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 61% persons of total population. It contributes 18% टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इंडिया की एग्रीकल्चर अभी भी मानसून पे डिपेंडेंट है। अगर मानसून अच्छी रही तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, अगर मानसून अच्छी नहीं रही तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। और अगर कभी कभी मानसून बहुत ज़्यादा होगी फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि पूरा प्रोडक्शन खराब हो जाता है। सो द डिपेंडेंस ऑन मानसून। एग्रीकल्चर इन इंडिया मेनली डिपेंड्स ऑन मानसून। If monsoon is good, the production will be more, and if monsoon is less than average, then the crops fail. And sometimes the flood play havoc with our crops. As irrigation facilities are quite inadequate, the agriculture depends on monsoon. नेक्स्ट हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से लैंड रिसोर्स बहुत कम है। उसके वजह से लैंड होल्डिंग बहुत कम हो जाती है। बाकी कंट्रीज में एवरेज लैंड होल्डिंग हमसे बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एवरेज लैंड होल्डिंग है 2.3 हेक्टर, फिर ऑस्ट्रेलिया में वो है 1993 हेक्टर और यूएसए में वो है 158 हेक्टर। सो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। सो नेक्स्ट इज स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। ड्यू टू लार्ज स्केल सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग साइज इज क्वाइट स्मॉल। एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज 2.3 हेक्टर इन इंडिया, while in Australia it was 1993 hectares and in USA it was 158 hectares. नेक्स्ट लैंड होल्डिंग कम होने की वजह से लोग खेती से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। इस वजह से वो खेती के लिए कोई मशीनरी या इक्विपमेंट नहीं खरीदते हैं और उन्हें खुद मजदूर जैसे काम करना पड़ता है। सो नेक्स्ट इज लेबर इंटेंसिव कल्टिवेशन। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द प्रेशर ऑन लैंड होल्डिंग इंक्रीज्ड. Land holdings get fragmented and subdivided and become uneconomical. Machinery and equipment cannot be used on such farms. अब फ्रेंड्स, लोगों के पास प्रॉफिट ना होने की वजह से वो खेती में इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं लगाते, जिसकी वजह से उन्हें मानसून पे डिपेंड रहना पड़ता है। और आप जानते हो कि मानसून कुछ ही दिनों के लिए रहता है, जिसकी वजह से फार्मर्स को भी खेती में कुछ ही महीने काम करना पड़ता है और उससे वो अपनी पूरी कैपेसिटी नहीं यूज़ कर पाते। इसी फिनोमेन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्ग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। So due to inadequate irrigation facilities and uncertain rainfall, the production of agriculture is less. Farmers find work a few months in a year. Their capacity of work cannot be properly utilized. In agriculture, there is underemployment as well as disguised unemployment. और फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि हमारे फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी अच्छी है। ऐसा देखा गया है कि ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में 1 हेक्टर में 27 क्विंटल ऑफ व्हीट उगाते हैं, फिर फ्रांस में वो है 71.2 क्विंटल और ब्रिटेन में वो है 80 क्विंटल। अगर हम पैसे के बारे में बात करें, फिर इंडिया में एक लेबर $162 कमाएगा तो नॉर्वे में $973 और यूएसए में $2408। सो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। सो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो इन इंडिया. India produces 27 quintals wheat per hectare, France produces 71.2 quintals per hectare, and Britain 80 quintals per hectare. Average annual productivity of an agriculture laborer is $162 in India, $973 in Norway, and $2408 in USA. नेक्स्ट आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर फार्मर्स व्हीट और राइस ही उगाते हैं, बाकी कुछ नहीं। इसकी वजह से व्हीट और राइस के प्राइस तो कम हो जाते हैं, लेकिन फार्मर्स को जो बाकी क्रॉप से प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और वो एग्रीकल्चर बिजनेस में आगे नहीं जा पाते। सो द डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स। 75% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इज अंडर द फूड क्रॉप्स लाइक द व्हीट, राइस एंड बाजरा, while 25% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इज अंडर कमर्शियल क्रॉप्स. दिस पैटर्न इज कॉज ऑफ बैकवर्ड एग्रीकल्चर. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में एक अच्छी बात ये देखी गई है कि अभी फार्मर लाइव स्टॉक पे भी फोकस कर रहे हैं,
फॉर एग्जांपल कैटल, गोट, शिप वगैरह, जिससे उन्हें फार्मिंग के साथ एक नया इनकम का सोर्स मिल रहा है। सो द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सेक्टर, a gradual shift can be seen in Indian agriculture sector, where the share of livestock in GVA has increased and share of crop sector has declined. This also coincided with the change in source of income of farm households. नेक्स्ट हम ये भी देख रहे हैं कि अभी एग्रीकल्चर में महिला लोग बहुत इंगेज हो रहे हैं। यहाँ चाहे वो लैंड ओन करके कल्टिवेट करने की बात क्यों ना हो, या फिर एग्रीकल्चर में जाकर लोगों के अंडर काम करने की बात क्यों ना हो, फिर भी इस पर अभी बहुत इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। उसका रीज़न ये है कि महिलाओं के हाथ में अभी भी आदमी से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। सो द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रोल ऑफ वीमेन एज कल्टिवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड लेबरर्स हैज़ इंक्रीज विद ग्रोइंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बाय मेन। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, आउट ऑफ टोटल फीमेल मेन वर्कर्स, 50% were agriculture laborers and then 24% were cultivators. However, there is a gender disparity in ownership of landholding in agriculture. Only 12.8% owned by women, along with concentration of operational holdings, which is 25.7% by women in the marginal and small holding categories. नेक्स्ट ये देखा गया है कि इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न डाइवर्स नहीं है। लोग एक ही क्रॉप पूरे एरिया में लगा देते हैं, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, देन फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, उससे सॉइल ख़राब होती है और इनमें फार्मर्स को उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। सो हमें क्रॉप डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, जिससे हम कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लगा सकें। So in cropping pattern, India has the highest net cropland area with 179.8 mega hectare. However, according to the index of the crop diversification, there is decline in intertemporal behavior in crop diversification among most of the states, exception being the Himachal Pradesh and Jharkhand. This monoculture practices has been the reason for declining productivity, lower response to fertilizer, degradation of the soil health and declining profitability of cultivation. नेक्स्ट फार्मर का लॉस कम से कम होने के लिए बात आती है क्रॉप इंश्योरेंस की। एक NSSO के रिपोर्ट में पाया गया था कि बहुत कम फार्मर्स क्रॉप इंश्योरेंस का लाभ उठा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निकाली, उससे फार्मर को क्रॉप इंश्योरेंस का फ़ायदा मिले और उन्हें लॉस कम हो। सो इन क्रॉप इंश्योरेंस एंड क्रॉप लॉस, according to the NSSO report, very small share of the agriculture households engaged in crop production activities was ensuring their crops. Government initiated Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, which provides comprehensive coverage of the risk from pre-sowing to the post-harvest against the natural non-preventable risk. और लास्ट में अगर हमें एग्रीकल्चर में सस्टेन ग्रोथ करना है तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। उसका रीज़न ये है कि अगर हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड निकालना चाहिए। सो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन which is needed to sustain the agriculture productivity growth in the long term. There has been an increased allocation for it, which is manufacturing and development of a total 209 new varieties hybrids for cereals, the pulses, oilseeds, then commercial and forage crops, which is tolerant to various biotic and abiotic stresses with enhanced quality. So friends, यहाँ हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। So thanks for watching and meet you in the next video.